सो होम बेस्ड थेरेपी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप हमसे ये समझें कि क्या क्या चीजें बच्चों में जरूरी हैं और किन चीजों पे हम वर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे के एज और एबिलिटी के हिसाब से डिसाइड होती है। कुछ प्रॉप्स या कुछ गैजेट्स आप घर पे रख सकते हो जिससे कि आप एक्सरसाइजेस कराने में आसानी होती है, जिसमें कि सबसे कॉमन होते हैं, अगर बच्चा छोटा है, अगर हेड कंट्रोल नहीं आया है तो आप उसमें पिलो यूज कर सकते हैं, बोल्स्टर्स, राउंड बोल्स्टर्स यूज कर सकते हैं बच्चे को उल्टा लिटा के उसके एक्सरसाइजेस कराने के लिए, जिससे कि हेड एंड नेक का कंट्रोल आए। आप इसमें प्रोन वेजेस आते हैं, प्रोन वेजेस भी यूज कर सकते हैं जिससे कि ट्रंक और नेक बैलेंस आने में मदद मिलती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अगर उसको ऑल डिसेबिलिटीज हैं तो बच्चे में हम म्यूजिकल टॉयज यूज कर सकते हैं खेलने के लिए। अगर देखने में प्रॉब्लम है तो खेल कूद के साथ हम उसमें टॉर्च यूज कर सकते हैं, तो विजन प्रॉब्लम जो है विजन को स्टिमुलेट करें। देन हल्का म्यूजिक रूम में बजना चाहिए। पाउडर मसाज जैसे मैंने बात की वो पहले हो जाना चाहिए, ठीक है। बच्चे को जब हम लिटा के एक्सरसाइज करते हैं, अगर बच्चे में सेंसरी डेफिसिट है तो जरूरी एक स्टिमुलेशन फ्लोर मैट होना चाहिए जिससे कि बच्चा कंफर्टेबल भी फील हो और उसमें स्टिमुलेशन भी होता रहे थोड़े थोड़े। अगर बैठने में दिक्कत है बच्चे को तो हम कॉर्नर चेयर यूज करते हैं जिसमें कि बच्चे को बैठने के लिए सपोर्ट मिलता है, ट्रंक को सपोर्ट मिलता है। ये भी स्टिमुलेट करता है ब्रेन को कि बैठने की क्षमता बढ़े जल्दी से जल्दी, तो कॉर्नर चेयर यूज कर सकते हैं। अगर बच्चा बैठना शुरू कर दिया लेकिन चल नहीं पाता है तो हम बच्चे को नीलिंग पहले स्टार्ट कराते हैं। नीलिंग, ठीक है, सेटिंग के बाद नीलिंग के लिए हमें ट्रंक बैलेंस अच्छा चाहिए, तो हम बच्चे को घोड़ा बन के चलने के लिए कहते हैं। तो इसमें जरूरी है कि बच्चे को एक छोटा स्टूल दिया जाए, उसकी हाइट के हिसाब से स्टूल एडजस्ट किया जाए, और स्टूल्स में भी हम व्हील्स लगा सकते हैं तो बच्चा वो स्टूल को पकड़ के ड्रैग करता है और चलना सीखता है। इससे भी मांसपेशियों की स्ट्रेंथ बढ़ती है और चलना जल्दी शुरू हो सकता है। तो घोड़ा जैसे चलने में बच्चे को मदद मिलती है। कई बार बच्चे में डिसेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है तो बच्चे को जब वो सो रहा होता है तो ऊपर से हैंगिंग टॉयज से, अलग अलग कलर्स के टॉयज से विजन स्टिमुलेट होता है, बच्चा उसको छूने की कोशिश करता है, हम उसको असिस्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, मोटर स्टिमुलेशन भी हो रहा है, विजुअल स्टिमुलेशन भी हो रहा है, और अगर साथ में एक आवाज आ रही है कोई साथ में किसी टॉय से तो उससे हियरिंग स्टिमुलेशन भी होता है। तो ये हैंगिंग टॉयज, बलून, इन चीजों से काफी फर्क पड़ता है। अगर बच्चा ऊपर देख रहा है उसको रीच करने की कोशिश करता है तो इससे नेक होल्डिंग आने की संभावना अच्छी होती है। बच्चा अगर बैठने लगे, नीलिंग करने लगे तो उसको कलरफुल फुटबॉल्स भी दे सकते हैं खेलने के लिए। कई बार बच्चे थोड़ा बड़ा हो चुका होता है लेकिन उसमें बैलेंस नहीं आई होती है तो उसमें और एक तरीका होता है जिसमें कि थेरेपी बॉल्स होती हैं, 2 साइज की होती हैं। अगर 3 महीने से 6 साल का बच्चा है तो 65 सेंटीमीटर के थेरेपी बॉल्स यूज करते हैं। अगर 7 साल से बड़ा बच्चा है, उससे ऊपर का बच्चा है तो 75 to 85 सेंटीमीटर के थेरेपी बॉल्स यूज होते हैं एक्सरसाइजेस के लिए। फिर अगर बच्चा चलने लायक है लेकिन बैलेंस कम है तो चलने के लिए वी कैन यूज प्लेस जहाँ पे रेलिंग लगी हुई है, बच्चा उसमें चलना सीख सकता है जिससे कि गेट ट्रेनिंग हो सकती है। या आप छोटे से स्टेयर्स बना सकते हो विथ रेलिंग जिससे कि बच्चा चलना, खड़े होकर बैलेंस लेके चलना सीख सकता है। इसके लिए हाथ का कंट्रोल होना जरूरी है, तो स्टेयर्स विथ रेलिंग भी यूज किया जा सकता है। अगर बच्चे में बैलेंस की प्रॉब्लम है तो हम बच्चे को स्टैंडिंग बोर्ड पे बैलेंस करा सकते हैं, जैसे कि बैलेंसिंग बोर्ड। इनसे भी काफी हेल्प मिलता है बच्चे के बैलेंस वाली क्षमता को डेवलप करने में। अगर बच्चे को चलने में और ज्यादा परेशानी है, वॉकिंग एड्स दे सकते हैं। वॉकिंग एड्स में सबसे अच्छा तरीका होता है कि बच्चे को या तो वॉकर दी जाए, या एल्बो क्रच दिया जाए, या रोलेटर दिया जाए, या 3 पांव वाले जो व्हील्स वाले साइकिल होते हैं वो दी जाए जिसको पकड़ के बच्चा क्रॉल करे, या क्रॉलर्स होते हैं विथ व्हील्स, उनको हम यूज कर सकते हैं बच्चे को चलाना सिखाने के लिए। तो ये सब सपोर्ट है जिससे कि बच्चे में धीरे धीरे जो बच्चा गिर जाता है वो गिरने की क्षमता कम हो जाती है। अगर बच्चा ये सब चीजें कर पा रहा है, बच्चे की मांसपेशियों को मजबूत करने पे फोकस कर सकते हैं। इसके लिए हम बच्चों के एंकल पे या कलाई पे वजन बांध के बच्चे को एक्सरसाइज करा सकते हैं। तो इसको वेट कफ्स कहते हैं। रेडीमेड वेट कफ्स आते हैं जो आप घर पे बांध सकते हो और वजन वाले एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, क्योंकि सेरेब्रल पॉल्सी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वीकनेस की, मसल वीकनेस की। तो मसल वीकनेस का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि जो एंटागोनिस्टिक मसल्स है, जो कमजोर है, उनको स्ट्रेंथन की जाए, और जो मसल्स में बहुत ज्यादा खिंचाव है या जो स्पास्टिक मसल्स है उनको थेरेपी द्वारा ग्रेजुअली स्ट्रेच किया जाए। तो इस तरह से ये सारी चीजें को यूज करके हम घर में बच्चों को मैनेज कर सकते हैं। अगर बच्चा बहुत ज्यादा डिसेबल्ड है, अगर बच्चा बैठ भी नहीं पा रहा है, बच्चे की उम्र ज्यादा हो गई है, फिर बच्चों को एटलीस्ट इतना हो जाए कि बच्चे को व्हील चेयर पे ट्रैवल करा सकें। तो उसके लिए अगर बच्चा 4 या 5 GMFCS है तो बच्चे के लिए CP चेयर्स आते हैं, वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारे गैजेट्स हैं, ये सारे प्रॉप्स जो आप घर में लगा के कोशिश कर सकते हैं कि बच्चा
खुद से मोटर माइलस्टोन्स, खुद से अपने जो कमियां हैं, जो डिसेबिलिटीज हैं, उसको काफी हद तक ओवरकम कर पाए। इन सब में जरूरी है कि ये सारे एक्टिविटीज बच्चे के डेली एक्टिविटीज के साथ इंटीग्रेट हो जाए, उसके खेलने कूदने, खाने के, टॉयलेट एक्टिविटीज, बेदिंग, नहाते टाइम पे, ये सारी चीजें उसमें इंटीग्रेट हो सकती है। कलरफुल बॉल से फुटबॉल्स आप बच्चे के टब में भी डाल सकते हो जिसमें बच्चा खेल सकता है, उससे विजुअल क्यू भी मिल रहा है, बच्चा खेल भी रहा है, मोटर स्टिमुलेशन भी हो रहा है। जरूरी है कि बहुत ज्यादा संयम रखें बच्चे को। हर एक ग्रोथ के साथ जैसे जैसे बच्चा कोई एक्टिविटी कर पा रहा है उसको रिवॉर्ड करना बहुत जरूरी है। बच्चा खुश रहना चाहिए, बच्चा प्लेफुल रहना चाहिए, उसको कभी भी डांटना नहीं चाहिए। अगर बच्चा बहुत इरिटेबल है तो उसको पैसिफाई करें, उसके बारे में कभी निगेटिव बातें ना करें, उसको किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर ना करें। तो जरूरी है कि हम कंसिस्टेंट रहें, उम्मीद ना छोड़ें, जो भी सपोर्ट हो वो हमसे या थेरेपिस्ट से आप लें। बच्चे को थोड़ा सा शांत रखने के लिए जरूरी है कि हम बच्चों पे अननेसेसरी प्रेशर ना डालें कि वो ये चीजें करें, एक टाइम लिमिट ना दे कि आपको इतने बीच में, इसके बीच में ये चीजें सीखनी ही जरूरी है। तो पेशेंस इज द की। एक्सरसाइजेस के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जरूरी है कि कभी भी बहुत फोर्सफुल एक्सरसाइजेस ना करें, जेंटल स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, वो थेरेपिस्ट के सुपरविजन में होनी चाहिए। जो मसल्स टाइट है उनको बहुत स्लोली स्ट्रेच करनी चाहिए, फोर्सफुल स्ट्रेचिंग नहीं करनी चाहिए, जोड़ों को सीधा मोड़ने की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छा तरीका है कि हम बच्चे को स्टिमुलेट करें कि वो खुद से एक्सरसाइजेस करें और उसको हम असिस्ट करें। तो एक्टिव और एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस सबसे अच्छा तरीका होता है एक्सरसाइज कराने का बच्चे में। जब वो कोई एक्टिविटी सीख जाता है तब उसको एक नई एक्टिविटी दी जाती है ताकि वो उस पर फोकस करे। तो इससे बच्चे में इंटरेस्ट बना रहता है और आपको दिन में कम से कम 3 से 4 बार ये सेशंस आइडियली होना चाहिए। 30 से 40 मिनट के सेशंस, हर सेशन की लेंथ होनी चाहिए और हफ्ते में करीब 6 दिन ये रेजिमेंट घर पे फॉलो होना चाहिए। इस रेगुलरिटी से होता क्या है कि परसिस्टेंटली ब्रेन स्टिमुलेट होता रहता है, मांसपेशियां स्टिमुलेट होती रहती हैं, तो जो भी कमियां हैं काफी हद तक वो पूरी हो जाती है। बच्चे कई सारे एक्टिविटीज करने शुरू कर जाते हैं जो बच्चा नहीं कर पा रहा होता है, उसके माइलस्टोन्स डेवलप होने शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो जरूरी है और एक दिन हफ्ते का फ्री रखें जिसमें बच्चा खेल सके, अपने डेवलपमेंटल स्टेज के हिसाब से बच्चे सारी एक्टिविटीज कर सके। ठीक है, उसमें बाहर खेल कूद के लिए जाए या बच्चा घूमने के लिए जाए, जिससे कि बच्चा खुश रहे एंड बाकी 6 दिन पे और थेरेपी बड़े फोकस से कर सके। अगर आपके अगल बगल सुविधा हो तो एडिशनल मोडालिटीज आप घर पे फॉलो कर सकते हैं अंडर सुपरविजन। कुछ नई मोडालिटीज आई हैं जिससे कि काफी फायदा देखा गया है बच्चे के माइलस्टोन्स डेवलप होने में। तो उसमें सबसे जरूरी है कि ये चीज सुपरविजन में हो, अपने से कुछ भी ना करें। जिसमें से एक चीज होती है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, जिसमें कि हम नर्व को स्टिमुलेट करते हैं विद इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। बहुत ही लो एम्पलीट्यूड में करंट देकर बच्चे की मसल्स को स्टिमुलेट किया जाता है, इसको कहते हैं फैराडिक नर्व स्टिमुलेशन। तो ये एक तरीका होता है। किसी कारणवश अगर स्पाज्म के कारण बच्चों की मांसपेशियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो टेंस एक अच्छा तरीका है बच्चे के जोड़ों के दर्द या मांसपेशियों के दर्द को मैनेज करने का। देन सेंसरी स्टिमुलेशन, अगर बच्चे में सेंसेशंस की कमी है तो सेंसरी स्टिमुलेशन भी जरूरी है बच्चों में करना। जैसे मैंने बात की, ये सारी चीजें न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी में भी ये सारी चीजें आती हैं। बायमैनुअल थेरेपी एक नया तरीका है, कंस्ट्रेंड इंड्यूस मैनुअल थेरेपी, ये CIMT। ये एक दोनों तरीका है जिसमें कि बच्चे के एक हाथ को स्प्लिंट कर दिया जाता है CIMT में एंड दूसरे हाथ को इस्तेमाल किया, जिससे कि ब्रेन सीखता है कि जो हाथ इस्तेमाल नहीं हो रहा है उससे चीजें को ग्रास्प करने के लिए बच्चे को स्टिमुलेट किया जाता है, खेलने के लिए स्टिमुलेट किया जाता है। तो ग्रेजुअली वो बच्चा जो हाथ वो यूज नहीं कर रहा है उस हाथ को यूज करना शुरू कर देता है। ठीक है, बच्चे को पानी में खेलने के लिए छोड़ा जा सकता है कि वो ग्रेविटी का इफेक्ट पानी में खत्म हो जाता है, बुओयेंसी के कारण मांसपेशियों की एक्सरसाइज अच्छे तरीके से हो पाती है। बच्चे में ग्रेविटी खत्म हो जाने के कारण बच्चा अपने जोड़ों को ज्यादा अच्छे से मूव कर पाता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है जिससे कि बच्चे की मसल स्टिमुलेट होती हैं, उनके जोड़ स्टिमुलेट होते हैं एंड स्ट्रेंथ आती है मसल्स में। तो ताकत आने के लिए बहुत जरूरी है कि अगर इफ पॉसिबल, अगर घर पे ये चीजें संभव हैं तो किया जाए। बच्चे को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में प्रमोट करना चाहिए। अगर बच्चा खेलकूद लायक है तो उसको नॉर्मल बच्चों के साथ खेलना जरूरी है। ऐसे बच्चों को योगा जरूर कराएं। कुछ ऐसे आसन है जिससे कि जोड़ों की मूवमेंट्स अच्छी होती है, लचीलापन बना रहता है, रिलैक्सेशन होता है शरीर में, एबनॉर्मल मूवमेंट्स कम हो जाते हैं। तो जरूरी है योगा एक्टिविटीज भी बच्चों को, सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चों को जरूर कराया जाए। ज्यादातर एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग के साथ इंटीग्रेट किया जाए, जो मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, इन बच्चों को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। अगर बच्चा बैठना
चलना सही समय पे सीख चुका है या थोड़े डिले के साथ सीखा है, तो इनको समय रहते नॉर्मल स्कूल्स में भर्ती कराएं, नॉर्मल बच्चों के साथ खेलने कूदने दिया जाए। इनको ऐसा ना महसूस किया कराया जाए कि ये बच्चा किसी भी तरीके से कम है किसी और बच्चे से। तो इससे बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ पे, साइकी पे बहुत फर्क पड़ता है। इनके मेंटल स्टेटस ऐसी हो जाती है कि बच्चा अपने आप को नॉर्मल महसूस करता है अपने बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। कभी भी कंपैरिजन ना करे, कभी भी डांटे ना, उसकी कमियों को इग्नोर करें। ये सब अगर हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो काफी हद तक हम बच्चों में सुधार ला सकते हैं। कभी कभी जरूरी होता है कुछ एडिशनल बेनिफिट लेने के लिए, कई बार इन थेरेपी मोडालिटी से फायदा नहीं होता है तो अपने पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन से जरूर मिलें। जरूरी है कि अगर थेरेपी एक समय तक रुक चुकी है या बच्चे में सुधार होना बंद हो गया है तो उसका रिपीटेड असेसमेंट बहुत जरूरी है। समय समय पर अपने पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन थेरेपिस्ट की सलाह से जरूर जाएं पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलने के लिए, ताकि जरूरी हो तो मांसपेशियों को खिंचाव को कम करने के लिए कई बार इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, बोटॉक्स की या प्लास्टर्स की जरूरत पड़ती है बेहोशी में। इन चीजों से काफी फायदा होता है। बच्चा जो चीज नहीं कर पा रहा होता है, एक छोटे इंजेक्शन से या थेरेपी सेशन को स्टॉप करके अगर प्लास्टर का एक सेशन किया जाए बेहोशी में, इससे काफी फर्क पड़ जाता है और बच्चा वापस अपना रिहैब पे जा सकता है। और जो कमियां हैं, जो जहां पे थेरेपी प्लेटू हो चुका था, उसके बाद हम इन बोटॉक्स मोडालिटी से या अदर प्लास्टरिंग मोडालिटी से या छोटी मोटी सर्जरी से कई बार बच्चा बड़ा हो चुका है तो इससे काफी फर्क पड़ता है। तो डरे ना, अपने डॉक्टर से बात करते रहें, जहां भी शंका हो इसके बारे में पढ़ें। हमारे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। घर पे ना उम्मीद हो के ना बैठें, ऐसे बच्चों को नॉर्मल लाइफ दिया जा सकता है। काफी सारी नई पद्धतियां आ गई हैं जिससे कि बच्चों को एक मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी लाइफ में इंटीग्रेट किया जा सकता है। नमस्कार।